92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं फौजिया रियाज की लिखी कहानी पहाड़ों पर प्यार। दूर तक बादलों की चादर बिछी थी। अक्टूबर के महीने में मसूरी बौछारें चखता है। इन्हीं बौछारों के लिए सदियों से पहाड़ खामोश खड़े हैं। ये भीगते हैं, सूखते हैं और फिर इंतजार करते हैं। पहाड़ दिखने में अच्छे लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे खामोश मोहब्बत। मॉल रोड की टेढ़ी मेढ़ी सड़क की एक तरफ ऊनी कपड़ों से लेकर लेदर के जूतों तक की दुकानें हैं। दूसरी तरफ एक लोहे की रेलिंग है। कुछ आगे जाके किनारों पे पत्थर लगे हैं और फिर न पत्थर न रेलिंग। मानो रेलिंग और पत्थर लगवाने वालों को पता है कि इन जगहों पर दुर्घटना घट सकती है और इन जगहों पर नहीं। ऐसी ही एक रेलिंग से टिक के खड़े थे सुयश और रश्मि। खूबसूरत है ना? सुयश ने ठंडी सांसों में खुद को तसल्ली से उतारते हुए जैसे रश्मि को जिंदगी की अहमियत समझाई थी। हाँ, बहुत। रश्मि ने हथेलियों को आस्तीन के अंदर छुपाया हुआ था। हिल स्टेशन की जिंदगी मुश्किल हो सकती है, लेकिन घूमने वालों के लिए तो ये कुछ रोज की दुनिया हसीन ही होती है। रश्मि ने एक आस्तीन से अपनी हथेली बाहर निकाली और उंगलियों से रेलिंग पे टिकी बूंदों को छूते हुए मचल के कहा, काश हम यहीं रह सकते, पूरी जिंदगी यहीं बिता देते, कितना अच्छा होता ना। सुयश ने किसी सलाहकार की तरह गंभीरता से कहा था, यहाँ बिजली और पानी की बहुत दिक्कत होती है, पहाड़ियों पर जीना बहुत मुश्किल होता है। वो देखो, उसने सामने पीठ पे गैस सिलेंडर लाद के ले जाते एक आदमी की ओर इशारा किया। ओह! रश्मि की नजरें सामने की पहाड़ियों से हटकर धीरे धीरे चलते हुए दूर तक जाते उस आदमी पे टिक गईं। आप हमेशा मेरा मूड ऑफ कर देते हैं। जब वो आदमी आंखों से ओझल हो गया तो रश्मि ने घूम के सुयश को शिकायत से देखा। चलो चाय पीते हैं। वो रेलिंग के पास से हट गया और रश्मि को आगे बढ़ने का इशारा किया। सुयश को अपनी बात पे कोई प्रतिक्रिया ना देते हुए देख रश्मि अपनी जगह जम के खड़ी हो गई। आप जाइए, मुझे नहीं जाना चाय पीने। ओफो, तुम भी ना रश्मि, मैं तुम्हारी बात को इग्नोर नहीं कर रहा था। चाय पीते पीते बात करेंगे ना। सुयश उसके ठीक सामने खड़ा हो गया और मुस्कुराने लगा। क्यों? मैंने अभी शिकायत की है तो अभी मनाइए, 10 मिनट बाद क्यों मनाएंगे? उसने अपने दोनों हाथ आपस में बांध लिए और सुयश के चेहरे से नजरें हटाकर यहां से कुछ ऊंचाई पे नजर आते अपने होटल की बालकनी को देखने लगी। मैंने सोचा तुमको इत्मीनान से मनाऊंगा। सुयश एक कदम और करीब आ गया। मुझे हर वक्त ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। रश्मि थोड़ा चिढ़ते और थोड़ा छिड़ते हुए आगे आगे चलने लगी। तो किस वक्त अच्छी लगती हैं? सुयश साथ साथ चल रहा था। आपको चाय पीनी थी ना? उसने बात काटी। इतनी देर से वही तो कह रहा हूं, चाय पीते हैं। पहाड़ियों की टेढ़ी मेढ़ी राहों पर कुछ फरिश्ते चाय बेचा करते हैं। जब यहाँ की चालाक ठंड सांसों से उतरते हुए सीने पे कब्जा करने लगती है तो ये चाय की दुकान वाले फरिश्ते आपकी तरफ एक प्याला गर्माहट बढ़ा देते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य फौजिया रियाज की लिखी कहानी पहाड़ों पर प्यार। आज की कहानी में अब तक आपने सुना रश्मि और सुयश घूमने के लिए मसूरी आए हैं, वहां की खूबसूरती को निहार रहे हैं। थोड़ी बातचीत और नोकझोंक के बाद वो एक चाय की दुकान की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे। लकड़ी की कुर्सियों पर बैठे सुयश और रश्मि कुछ ठिठुरते हुए, कुछ हंसते हुए आंखों के ठीक सामने तैरते बादलों को निहार रहे थे। शादी के 6 महीने बाद के हनीमून और शादी के फौरन बाद वाले हनीमून में क्या फर्क होता है, उन्हें देख के शायद कोई अंदाजा लगा सकता हो। रश्मि बहुत ज्यादा सजी धजी नहीं थी, न चाल में झिझक और न ही हाथों में दर्जन भर चूड़ियां।
वैसे ही सुयश भी शादी में मिलने वाले फॉर्मल कपड़ों से आज़ाद नजर आ रहा था। रश्मि को याद है कि शादी के बाद जब वो हनीमून पे नहीं जा सके थे तो उसकी सहेलियों ने कैसे उसका जीना हराम कर दिया था। क्या बात कर रही है, तुम लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे हो? रश्मि ने संजीदगी से कहा था। नहीं, बाद में चले जाएंगे, पूरी जिंदगी साथ ही तो रहना है, घूमना फिरना तो लगा ही रहता है। अभी माँ की तबीयत ज्यादा जरूरी है। सुयश की माँ शादी के कुछ रोज पहले ही बीमार पड़ गई थी। उस वक्त तो खुद शादी पर ही सवाल खड़ा हो गया था। जब विदाई ठीक ठाक हो गई तब जाके रश्मि के घर वालों को चैन आया था। हनीमून के ख्याल को तो रश्मि ठंडे बस्ते में डाल के भूल चुकी थी। हालांकि शादी के 2 दिन बाद सुयश ने यूं ही ऑफिस जाने के लिए तैयार होते होते कहा था, हम हनीमून पे चलेंगे, कुछ महीने बाद ही सही लेकिन चलेंगे। रश्मि ने उनकी बात को सिर्फ दिल रखने की कोशिश समझ के भुला दिया था। कुछ रोज के अंदर माँ की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन तब तक रश्मि घर के काम और रिश्तेदारों में ऐसी उलझी कि हनीमून नाम की शय पे चाची जी के स्वेटर की डिजाइन और मौसी की पनीर रेसिपी कुंडली मार के बैठ चुकी थी। पर सुयश को याद था, रश्मि ने अपने इस चश्मे वाले पति को प्यार से देखा। टेबल पे चाय रखी जा चुकी थी। ओह सुयश, हाय, कैसे हो? उसके पीछे से एकदम से आवाज आई तो रश्मि ने मुड़ के देखा, लेकिन जब तक गर्दन मुड़ती वो आवाज लड़की का रूप लेके सुयश की कुर्सी के पास खड़ी हो गई थी। ओह, तुम यहाँ कैसे? सुयश ने मुस्कुराते हुए घुटनों तक लंबे ओवरकोट में छिपी उस लड़की के आगे हाथ बढ़ाया। ओवरकोट वाली लड़की ने बढ़ा हुआ हाथ अनदेखा कर दिया और सुयश के गले लग गई। रश्मि अब तक कुर्सी से उठ चुकी थी। यह है मेरी वाइफ रश्मि, और रश्मि यह है सुनैना, मेरी कॉलेज की फ्रेंड। सुयश मुस्कुरा रहा था, लेकिन कुछ घबराहट सी थी जो मुस्कुराहट चेहरे पे चमक नहीं आने दे रही थी। सुनैना, ये तो वही लड़की है जिसके बारे में इन्होंने बताया था, इनकी दोस्त जिससे प्यार करते थे। रश्मि का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन सुनैना रश्मि के भी गले ही लगी। हवा कुछ तेज चलने लगी थी। टेबल पे रखा थर्मोकोल वाला चाय का ग्लास हवा से लुढ़क गया था। पूरे टेबल पे चाय फैल गई। तेज हवाओं को थम जाना था या आगे अभी कुछ करतब बाकी है? रश्मि इत्मीनान की जमीन से उड़ के कशमकश के पुल पे आके खड़ी हो गई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य फौजिया रियाज की लिखी कहानी पहाड़ों पर प्यार। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, सुयश और रश्मि दोनों अपनी शादी के फौरन बाद हनीमून पे नहीं जा पाते, इसलिए वो शादी के 6 महीने बाद मसूरी जाते हैं। वहां सुयश को अपने कॉलेज की पुरानी दोस्त मिलती है, सुनैना, जिसको वो कभी चाहता था। अब आगे। ये एक अरेंज्ड मैरिज थी। शादी से पहले बस कुछ दफा ही दोनों की फोन पे बात हुई थी। उन्हीं में से किसी एक फोन कॉल पे सुयश ने रश्मि को सुनैना के बारे में बताया था। उसको बताया था कि ग्रेजुएशन के 3 सालों में सुयश कभी भी सुनैना को प्रपोज नहीं कर सका। बस एक तरफा मोहब्बत थी, ऐसी जिसपे कॉलेज खत्म होने के साथ ही पूर्ण विराम लग गया। पर जो दिल में होता है कभी जाता थोड़े है। रश्मि होटल के कमरे में कंबल ओढ़ के लेटी हुई थी। मुझे क्या है, जहां जाना है जाए, जिसके साथ जाना है जाए, उसने सोचते हुए करवट बदली। मैंने कहा सर में दर्द है तो रुक नहीं सकते थे, जाना जरूरी था। उसने फिर से करवट बदली। हद होती है किसी चीज की, ऐसे कैसे अपनी परफॉर्मेंस पे बुला लिया और ये भी उठ के चल दिए, न सोचा न समझा। अब तक रश्मि करवट ले लेके कंबल की गठरी बन चुकी थी। मैं भी बेवकूफ हूं, सोचा था बोलूंगी सर में दर्द है तो प्लान कैंसिल हो जाएगा। वो खींचतान करते हुए खुद ही बनाए गए कंबल के चंगुल से आजाद हुई और ड्रेसिंग टेबल के पास आके बैठ गई। आईने में देखा तो चेहरे पे चिढ़ कायम थी। कल शाम मॉल रोड पे चाय पीते हुए जब सुनैना से मिलना हुआ था, वो प्यारी लगी थी, लेकिन उसका प्यारा होना ही तो था जो रश्मि को ज्यादा परेशान कर रहा था। ओ, चाय गिर गई, रुको मैं लेके आती हूँ। सुनैना फटाक से दुकान की तरफ बढ़ी थी। रश्मि और सुयश दोबारा अपनी अपनी जगह पे बैठ चुके थे। सामने टेबल पे चाय फैली हुई थी। कहीं और चल के बैठे? सुयश ने बिना नजरें मिलाए कहा। रश्मि को उनका नजरें ना मिलाना खटका।
दोनों उठ के टेबल कुर्सी के दूसरे जोड़े पे बैठ गए। ये लो, सुनैना ने रश्मि के सामने चाय रखते हुए कहा। अब बताओ तुम यहाँ कैसे? वो सुयश की ओर मुखातिब हुई। बस घूमने आए, ऐसे ही। हाँ वो तो दिख ही रहा है, मेरा मतलब कब आए? पता है मैं यहाँ 3 महीनों से हूँ, उसने चहकते हुए बताया। ओह अच्छा, सुयश का नपा तुला जवाब। मैंने तुम्हारी शादी के बारे में सुना था, 6-7 महीने तो हो गए ना? उसकी तरफ से फिर से वही बेफिक्री। हाँ तब घूमने नहीं आ सके थे, सोचा आप घूम ले। वैसे तुम 3 महीने से यहाँ हो, क्यों? सुयश आखिरकार मुस्कुराया। वो मैं यहाँ रिसर्च के लिए आई हूँ, पीएचडी कर रही हूँ ना, पहाड़ी इलाके मेरा रिसर्च टॉपिक है। बातचीत के एक एक पहलू पे गौर करते हुए भी रश्मि अब खोया हुआ महसूस कर रही थी। वो सुयश के हाव भाव को पढ़ते हुए अब उकता रही थी। ये इतना डर क्यों रहा है? उसने अपनी चिढ़ को बल देने के लिए सुयश की झिझक को बड़ी आसानी से डर का नाम दे दिया था। तुम आओगी ना? सुनैना उसकी तरफ घूम के कुछ पूछ रही थी। क्या? वो एकदम से चौंकी, जैसे टीवी चैनल बदलते हुए गलती से सीरियल की जगह हॉरर शो लग गया हो। मैंने यहाँ एक डांसिंग ग्रुप ज्वाइन किया है ना, हम लोग पहाड़ी डांस करते हैं। कल मेरी डांस परफॉर्मेंस है, तुम आओगी ना? सुनैना अपनी जगह से खड़ी होकर एक डांस स्टेप करके दिखाने लगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी। रश्मि ने अपने सर पे हाथ रखा। ओह कोई बात नहीं सुयश, तुम तो आ जाना कम से कम, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, शायद इनकी तबीयत भी तब तक ठीक हो जाए। उसने थोड़ा उदास होते हुए और थोड़ा उम्मीद के साथ कहा था। तो अब रश्मि तबीयत का बहाना करके होटल में रुकी हुई थी और सुयश सुनैना की परफॉर्मेंस देखने केम्प्टी फॉल के पास गए हुए थे। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने से उठकर वापस बिस्तर पे आ गई। करवटों का सिलसिला फिर से जारी हो चुका था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य फौजिया रियाज की लिखी कहानी पहाड़ों पर प्यार। आज की कहानी में अब तक आपने सुना रश्मि और सुयश घूमने के लिए मसूरी आए हुए हैं। सुयश को वहां इत्तेफाक से अपनी एक पुरानी दोस्त मिल जाती है जो उनको अपनी डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए बुलाती हैं। रश्मि सरदर्द का बहाना करके होटल में रुक जाती है और सुयश के जाने को लेकर उदास रहती है। अब आगे। होटल की बालकनी से दूर नजर आता केम्प्टी फॉल बहुत खूबसूरत लग रहा था। हालांकि 2 दिन पहले जब रश्मि के साथ वहां जाना हुआ तो निराशा हाथ लगी थी। झरने के आसपास लोगों ने प्लास्टिक के पैकेट फेंके हुए थे। यही हाल झरने तक पहुंचने वाले रास्ते का भी था। कुदरत ने हमको खूबसूरती दी, अब हम उसको संभाल नहीं सकते। ये कुदरत का नहीं, हमारा नुकसान है। सुयश ने चेहरा वापस स्टेज की तरफ घुमा लिया था। सुनैना स्टेज पे अपने डांस ग्रुप के साथ खड़ी हुई थी। उसने सुयश की तरफ देखा और वहीं से हाथ हिलाया। म्यूजिक बजने लगा था और धीरे धीरे स्टेज पे पहाड़ के रंग, बोली, परंपरा और नाच बिखरने लगे। सुनैना को अपनी तरफ ध्यान देता ना पाके सुयश स्टेज के सामने से हट गया। उसकी पीठ वापस स्टेज की तरफ थी और आंखें सामने खड़े अडिग पहाड़ों पर। हम हनीमून पे नहीं जा पाएंगे, माजी में रश्मि से कह रहा था। कोई बात नहीं, अभी माँ की तबीयत ज्यादा जरूरी है। घूमना फिरना खुशी के वक्त होता है, जबरदस्ती थोड़े। रश्मि ने अपने मेहंदी लगे हाथ को सुयश के हाथ पे रख के कहा था। वो अपने हाथ को उसके हाथ पे रखा देख के मुस्कुराया था। जी बिल्कुल, वो भी बदले में मुस्कुरा दी थी। उसके बाद रश्मि ने उसको पिछले 6 महीने में हर मोड़ पे संभाला, तसल्ली दी, हिम्मत बनाई। उसने जो कहा वो किया। रश्मि के लिए उसके दिल में पहले पहले सिर्फ जिम्मेदारी थी, फिर अपनी बीवी की समझ और आदतों ने उसके भीतर इज्जत पैदा करनी शुरू कर दी। वो हाउसवाइफ थी और अपने काम में बिल्कुल माहिर। घर के पैसे का हिसाब हो या किसी रिश्तेदार की कोई परेशानी, वो हर जगह मौजूद रहती। एक बार तो सुयश ने उसको सैल्यूट करते हुए कहा, अगर तुम मेरे ऑफिस में काम करती तो मैं तुमसे बहुत जलता। क्यों? उसने लैपटॉप से नजरें हटा के पूछा। क्योंकि तुम्हारा प्रमोशन मुझसे पहले हो जाता, सुयश ने लैपटॉप के पास आके कहा था। क्या देख रही हो? वो मैं पढ़ रही थी कि कार लोन लेने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। रश्मि ने सादगी से जवाब दिया था। गजब हो तुम। सुयश ने बढ़ के रश्मि का माथा चूम लिया था।
पिछले 1-2 महीने से वो कुछ अलग अलग सा महसूस कर रहा था। खाने की टेबल पे दोनों पहले भी साथ बैठते थे, लेकिन अब वो उसको खाना खाते हुए बीच बीच में देखने लग जाता था। सुबह तैयार होते वक्त टाई बांधते हुए आईने में पीछे खड़ी चादर ठीक करती रश्मि पहले से ज़्यादा प्यारी लगने लगी थी। ऑफिस से घर लौटते हुए खुशी होती। हमेशा काम में डूबे रहने वाले उस इंसान को अब संडे को बिस्तर पे देर तक पड़े रहना अच्छा लगता था, बशर्ते रश्मि भी साथ हो। तालियों की आवाज़ ने उसको स्टेज की तरफ बढ़ने का इशारा किया। मैं चलता हूँ, सुनैना से हाथ मिलाते हुए उसने सबसे पहले यही कहा। अरे बधाई तो दो, उसने अपनी कमर पे हाथ रख के नाराज़गी दिखाई। ओह हाँ, बहुत अच्छा डांस था, सुयश ने हंस के कहा। अब मैं चलूं? रश्मि का फ़ोन आया था, उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो रही है। ओह हाँ हाँ बिल्कुल, तुम ध्यान रखना। सुनैना ने उसको जाने की इजाज़त दी और आसपास खड़े लोगों में गुम हो गई। सुयश तेज़ी से होटल की सीढ़ियाँ उतरा, जेब से फ़ोन निकाला। रश्मि ने एक बार भी फ़ोन नहीं किया था। एक बार तो फ़ोन करना चाहिए था ना, क्या मुझको बिल्कुल भी याद नहीं करती? सुयश के दिल में एक टीस उठी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य फौजिया रियाज की लिखी कहानी पहाड़ों पर प्यार। आज की कहानी में अब तक आपने सुना सुयश और रश्मि मसूरी आए हैं। यहाँ सुयश को अपनी एक पुरानी दोस्त मिलती है, सुनैना। सुयश रश्मि को होटल में छोड़ के अपनी दोस्त से मिलने चला जाता है, लेकिन वहाँ उसको रश्मि का ही ख्याल घेरे रहता है। वो याद करता है कि किस तरह 6 महीने की शादी में रश्मि उसको पहले से ज़्यादा अजीज हो गई है। अब आगे। मॉल रोड की एक जैसी दिखने वाली कई दुकानों में से एक शॉल की दुकान को पहचानते हुए सुयश अंदर पहुंचा। मुझे वो वाला शॉल चाहिए। परसों आया था ना मैं, मेरी वाइफ भी साथ थी। वो लाइट ब्लू वाला शॉल। दुकान में लगी बेंच पे बैठते हुए उसने एक कतार से लगी दुनिया भर की शॉलों पे नज़र दौड़ाई। थोड़ा याद दिलाइए, कैसी थी? दुकानदार ने 2 आसमानी शॉलें सामने रखी। वो बहुत हल्की थी, एकदम सॉफ्ट। मेरी वाइफ को बहुत पसंद आई थी, लेकिन उसने खरीदने से मना कर दिया था। मैंने आपके सामने ही उससे कहा था कि ले लो, दिल नहीं मारना चाहिए। याद आया? सुयश दुकानदार को याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नज़र अब भी शेल्फ पे रखी शॉलों को पहचानने में लगी थी। ओह हाँ, याद आया, वो जिसके बॉर्डर पे मैरून डिज़ाइन है ना? दुकानदार अपनी याददाश्त पे खुश होते हुए बोला। जी हाँ, वही। सुयश ने सुकून की सांस ली। थोड़ी देर में आसमानी रंग की उस शॉल का पैकेट सुयश के हाथ में था। वहीं शाम भी आसमान पे अपने पंख फैला चुकी थी। वो तेजी से होटल की ओर बढ़ रहा था। जेब से फ़ोन निकाला, एक भी कॉल नहीं था। सुयश ने कुछ परेशान होते हुए अपनी रफ्तार बढ़ाई। होटल रात को जगमगाने वाली टंगस्टन लाइटों से चमक रहा था। होटल के बाहर भुट्टे वाली बूढ़ी अम्मा अपनी जगह ले चुकी थी। मुट्ठी भर कोयले जलते हुए दूर से बीरबल की खिचड़ी वाली गर्माहट दे रहे थे। उसके जहन में फौरन पिछली रात वाला सीन घूम गया। होटल लौटते हुए रश्मि रोज की तरह सवाल नहीं कर रही थी कि मसूरी कितना बड़ा है, यहाँ कितने लोग रहते हैं, कल कहाँ कहाँ जाएंगे। वो खुद भी थोड़ा हिचक रहा था। इतने साल बाद सुनैना को सामने देख के वो हैरान हो गया था। उससे मिलकर खुशी भी हुई थी, लेकिन थोड़ा अजीब सा भी लगा था। रश्मि को कॉलेज के क्रश के बारे में कितनी तसल्ली से खुद ही तो बताया था। डर था कि रश्मि क्या सोच रही होगी, लेकिन फिर खुद को समझाया, रश्मि इतनी समझदार है, वो इन सब बातों को सीरियसली नहीं लेने वाली है। मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। उसे इस बारे में कुछ कहा भी तो मेरा ही मजाक उड़ाने लगेगी कि आप भी ना कितने इमेच्योर हैं। सुयश उसके अंदाज को सोचते हुए मुस्कुराने लगा। जल्दी जल्दी सीढ़ियां लांघी। अंदर जाने से पहले एक बार मुड़ के देखा। आसमान के गांव से लेकर देहरादून में रोशन घरों की बत्तियां ऐसी लग रही थी मानो भुट्टे वाली अम्मा ने पूरी वादी में कोयले छिड़क दिए हों, जैसे पूरा मसूरी उनके अलाव की गर्मी से हाथ सेक सकता था। ठीक अपने कमरे के बाहर आके वो एक पल ठहरा, लंबी सांस ली, शॉल का पैकेट सीने से लगाया और दरवाज़ा खटखटाया। अगले आधे घंटे में सुयश और रश्मि के रिश्ते का रंग बदलने वाला था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं
यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य फौजिया रियाज की लिखी कहानी पहाड़ों पर प्यार। आज की कहानी में अब तक आपने सुना सुयश अपनी बीवी रश्मि के साथ मसूरी घूमने आया है, उनकी शादी के 6 महीने बाद। वहां उसको अपनी एक पुरानी दोस्त सुनैना की डांस परफॉर्मेंस देखने जाना पड़ता है। रश्मि उसके साथ नहीं आती। वहां से लौटते हुए वो रश्मि के लिए एक शॉल खरीदता है और साथ ही साथ इस बात पे परेशान भी होता है कि रश्मि ने एक बार भी फोन क्यों नहीं किया। अब आगे। दरवाजा खुला तो कमरे की लाइट बंद थी। अंधेरे में रश्मि का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। रश्मि ने दरवाजा खोला और वापस अंदर चली गई, बिना कुछ कहे, एकदम चुप। सुयश कमरे में दाखिल हुआ तो माहौल को कुछ समझ नहीं सका। रश्मि? उसने धीरे से आवाज दी। कोई जवाब नहीं। रश्मि, क्या हुआ? फिर कोई जवाब नहीं। कमरे के अंधेरे में अब सुयश को कुछ कुछ नजर आने लगा था। शॉल का पैकेट बढ़ के कॉर्नर टेबल पे रख दिया। हाथ कुछ और आगे बढ़ा के टेबल लैंप जलाया। अब ठीक ठीक समझ आने लगा था कि हालात क्या हैं। रश्मि कंबल ओढ़े बिस्तर के बिल्कुल किनारे पे लेटी थी। आमतौर पे वो चेहरे पे कंबल या चादर नहीं रखती, कहती है घुटन होती है। लेकिन इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल ऊपर तक ढका हुआ था। सुयश बिस्तर पे बैठ गया और रश्मि को पीछे से हाथ लगाया। रश्मि? आंसुओं में भीगा हुआ। हे रश्मि, तुम रो रही हो? सुयश को अब तक यही लग रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही एहसास हुआ कि माजरा कुछ और है, उसे एक साथ क्या, क्यों, कब और कैसे ने घेर लिया। वो आगे बढ़ के उसको अपनी तरफ घुमाने लगा। सुनो ना, क्या हुआ? प्लीज बोलो ना, प्लीज। बच्चों की शिकायत सी एक आवाज ने उसका दिल शर्मिंदगी से भर दिया। आप मुझे छोड़ के चले गए। ओह, सुयश को समझ नहीं आया कि कहे क्या। वो रश्मि को अपनी तरफ घुमाने और चेहरे से कंबल हटाने लगा, लेकिन उधर से रश्मि ने कंबल सख्ती से पकड़ा हुआ था। सुयश ने एक बार और कंबल खींचा। उधर से पकड़ कुछ ढीली हुई। उसने हल्का सा जोर लगाया तो उन हाथों से कंबल छूट चुका था। सुयश फौरन उठा और कमरे की लाइट जला दी। रश्मि ने फिर से कंबल में जाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, सुयश वापस बिस्तर पे आके बैठ चुका था। मुझे तुम्हारे लिए कुछ लाना था, इसलिए गया था। सुयश ने एक हाथ से कंबल पकड़ा हुआ था और शॉल को दूसरे हाथ से खींचा। ये देखो, तुम्हें पसंद आई थी ना? रश्मि शॉल देखते ही उठ के बैठ गई। सुयश को लगा कि वो मान गई, लेकिन उसने अपने बाल समेटते हुए तल्खी से कहा, आप मेरे लिए रिश्वत लाएं? अरे नहीं। सुयश हड़बड़ा गया। इस इल्जाम का कैसे मुकाबला करे? आपको डांस देखने जाना था, बदले में शॉल ले आए। उसकी आवाज में फिर से कोई बच्चा उतर आया था। सुयश फौरन आगे बढ़ा और उसके चेहरे पे अपनी हथेली टिका दी। अंगूठे गाल पे टपके आंसू को पोंछने लगे। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे लिए शॉल लेने गया था। तुम्हारे बिना कहीं और जाने का कोई बहाना नहीं था ना। तुम वहां आना भी नहीं चाहती थी, तो मैंने सोचा सुनैना की बात भी रह जाएगी और शॉल भी ले आऊंगा। पुरानी दोस्त है। लेकिन असली मकसद तुम्हें सरप्राइज देना था। उसने दूसरे हाथ से रश्मि के बालों को समेटा। आप झूठ बोल रहे हैं ना? वो मासूमियत से सुयश के गले से लिपटते हुए बोली। उसकी इस हरकत पे सुयश, जो अब तक बहुत उलझन में आ गया था, मुस्कुरा दिया। तुमने एक बार भी फोन नहीं किया। मैं बार बार फोन चेक कर रहा था। सुयश ने उसके सर को चूमा और प्यार से शिकायत की। आपने भी तो नहीं किया, मैं भी इंतजार कर रही थी। रश्मि ने शिकायत के बदले शिकायत की। मेरे दिल में किसी के लिए कुछ नहीं है, वो सब तो पुरानी बातें हैं, वो बीत चुका है, उसने धीरे से कहा और दोनों हाथों से पकड़कर रश्मि का चेहरा आगे किया। तुम तो बड़ी समझदार बनती थी। मुझे लगा मैं बिना मतलब ही नर्वस हो रहा हूं। तुम काफी मैच्योर हो। रश्मि उसके हाथों से खुद को छुड़ाकर फिर उसी के सीने में छुप गई। रात का दामन ठंड से तर हो रहा था, लेकिन रिश्तों की लौ आलम को राहत दे रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।